20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से पूरे देश भर में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाए जाने की मांग को लेकर किसान करीब 1.5 महीने से ज़्यादा से वक्त से सड़कों पर है, मगर इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुप्रीम फैसला दिया गया है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को अब होल्ड पर रखा है, यानी कि एक तरीके से रोक लगा दी है। और एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो अब इन कानूनों को एक बहुत गहराई पर जाकर इनको सोचेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। मगर इन सब के बीच में किसान की नाराजगी दूर नहीं हुई है। किसानों ने लगातार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है, किसानों की पेशकश कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की नहीं थी, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके का हल चाहते थे। सीधे तौर पर किसान केंद्र की सरकार से इतनी मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। मगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला है। अब इसके बाद आगे की बातचीत क्या होगी, ये अभी वक्त तय करेगा। हमारे साथ हरियाणा से आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। सुनैना जी, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर। और वैसे मैं ये प्रार्थना करूंगी, आज लोहड़ी है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरे देश को शुभकामनाओं के साथ ये कामना करूंगी कि जल्द से जल्द ये किसान अपने घर को खुशी खुशी आए। मैम, आप कैसे देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और कानूनों पर रोक लगाई गई है, हालांकि बेमियादी तौर पर ये लगाई गई है, 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? क्या किसान को अब खुश हो जाना चाहिए, ये कोर्ट ने ठीक किया सब कुछ? देखो गुरविंदर, सबसे पहले तो मैं कमेटी पे ही सवाल उठाऊंगी कि इस कमेटी में सदस्य कौन है। सबसे पहले जैसे जितने भी ये सदस्य हैं, जिसमें सरदार भूपेंद्र सिंह जी मान हैं, प्रमोद कुमार जोशी हैं, ये पूरे फेवर में हैं कि ये किसान बिल लागू होने चाहिए। वहीं अगर आप अशोक गुलाटी जी का अगर हम जिक्र करें, तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में वो कृषि सलाहकार रहे हैं और मोदी जी ने उन्हें पद्म श्री की अभी उपाधि से भी नवाजा गया है। ये भी सरकार के हो। उसके बाद आते हैं अनिल घनवट जी। अनिल घनवट जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ट्वीट कर करके ये जो किसान बैठे हैं इनका विरोध किया है। इन्हीं का एक संगठन है, संगठन का नाम मुझे नहीं पता, उस संगठन ने विरोध किया है कि किसान यहाँ पे क्यों बैठे हैं। जब आपके कमेटी में 4 सदस्य ही इन आप कहते ना किसानों के विरुद्ध हैं, तो आप वहाँ पे मैं ये नहीं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, आज ये जो हमारा आंदोलन है इसके ऊपर पूरे देश की नज़र है। वहीं यदि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूँ, तो आज जो कल उन्होंने कहा है कि ये बिल होल्ड पे रख दिए जाएं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आप CAA का मामला देखें, आप कश्मीर का मुद्दा देखें, आगे ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन सब चीज़ों का लेबल लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत कहते हैं ना पवित्र एक जगह है, उस जगह पे बैठ के, और जब ये 4 सदस्य उन्होंने नियुक्त किए, तो इसमें किसान की आत्मा को, हमारे सब की आत्मा को बहुत आहत पहुंचा है। तो वो कहते हैं, अपने बागड़ी में एक कहावत है, आंधो बाटा सिरनी घर घर गाने दे। तो इन्होंने तो अपने ही घर के जो गवर्नमेंट के ही घर के जो हैं वो नुमाइंदे कमेटी में बिठा दिए, जिनसे लड़ाई थी वही पंचायत बना दी। तो अब जाहिर सी बात है, किसान को फैसला इनका पता ही है कि इनका डिसीजन क्या होगा कमेटी वालों का। क्योंकि देखो, जब कोई किसान नेता से जब ये बिल लागू हो रहे थे तब पूछा ही नहीं गया, तो उनको दिल को बहुत धक्का लगा
और ये बिल उन पे थोप दिए गए। अब जब कमेटी भी, अब जब किसान, अब कहते हुए भी दर्द होता है, आज जो हमारे कम से कम 52 से भी ऊपर किसान, कुछ ने आत्महत्या की है, कोई वैसे कोई हार्ट अटैक से, मतलब उनके मौत के ऊपर भी ये तमाशा। तो ये बहुत ही एक दुखदाई, और मैं इस फैसले के बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये बिल बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए और जो रिपील होना चाहिए, इसमें कोई उसको होल्ड करने का कोई औचित्य नहीं है। सुनैना जी, कोर्ट ने 2 टुक में कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत इस कमेटी को बनाने से रोक नहीं सकती। ये चीफ जस्टिस बोबड़े साहब की लैंग्वेज थी वहां पर। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 4 सदस्यीय कमेटी ही बात करेगी, किसान आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता 9 दौर की बातचीत जिसमें 40 संगठनों के किसान, 40 लोग बैठे, लाने वाले देश का कानून कौन? कृषि मंत्री। जब तोमर साहब 9 वार्तालाप में, दौर में बैठकर 40 लोगों से फैसला नहीं कर पाए, फिर 4 लोग कैसे फैसला कर देंगे? देखिए, वही तो बात है, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ कमेटी में अडानी अंबानी इन्हीं को बैठा देना चाहिए था, तो बहुत अच्छे से और अच्छी कमेटी नियुक्त हो पाती। दूसरी बात कि आज जब पूरा विश्व ये पुकार के कह रहा है कि हिंदुस्तान के किसानों के साथ गलत हो रहा है, और मेरे देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी हम सेफ नहीं हैं, तो अगर हम माने ना माने हम गुलाम हो चुके हैं। और ये अब किसान आंदोलन ना रह के ये जन आंदोलन बन चुका है, और जिस प्रकार ऐसे ही मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम में बनी थी, जैसे कि मैंने चडूनी साहब का बयान देखा था कि ये प्रकृति का संदेश है। आप देखें वहाँ पे बच्चों को लेके महिलाएं जब पहुँच गई हैं, तो आप उनकी भावना को समझें और इस देश की स्थिति की नाजुकता को समझें। कल ही मैं देख रही थी कि खट्टर साहब ने बड़े बेबाक तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 4 सदस्यों की हमने कमेटी गठित कर दी, और हम किसानों के हाथ, मतलब हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते। एक तरफ तो वो ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, उनका बार बार बयान में क्या आ रहा था, उनको कोई मतलब नहीं था कि किसान को रिलीफ मिले, उनका एक भी शब्द किसान के प्रति नहीं था। बार बार उनका एक ही बात थी कि अब किसानों को उठ के अपने घर चले जाना चाहिए। यानी कि समझने वाला इंसान समझता है कि इनका केवल और केवल एक ही ध्येय है आज के दिन कि बॉर्डर से किसान उठ के अपने घर को चले जाएं, और उसके बाद जो ये होल्ड किए गए हैं उसके बाद हम इनको लागू कर लें, क्योंकि दोबारा ये धारा 140 लगा देंगे, ये किसान को वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। और फिर खट्टर साहब कहते हैं कि इनके मंत्री भी कई कहते हैं कि हमने किसान आंदोलन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हम किसानों को रोक नहीं रहे। आपने देखा होगा खाइयाँ तक खुदवा दी गई थी, सड़कें तक उखाड़ दी गई थी, और फिर ये कहते हैं कि हमने हस्तक्षेप नहीं किया। आज जब किसान गुस्से में है और फिर ये कहते हैं कि हम किसान महापंचायत करेंगे, इनकी मंशा हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने की है। ये कुछ नहीं, खुद तो हेलीकॉप्टर में उड़ के सेफ हो गया, नुकसान किसका हुआ? ये मनोहर लाल खट्टर जी का नुकसान नहीं मानते वो अपना। यदि वो मानते, हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री पद पे हैं, यदि वो नुकसान मानते तो उनके हरियाणा प्रदेश के किसान का नुकसान है। वो जो वहाँ पे डीजे लगाने वाले थे, एक आम आदमी, एक छोटा आदमी जो कमा के खाता है, उनका नुकसान है। क्या आपको लगता है कि ये जो उनके जो लीडर हैं, जो बैठा रखे इन्होंने कृष्णपाल गुर्जर जैसे, जो ये कहते हैं कि वहाँ नकली किसान है, वो एक बार आके बताएं तो सही सामने कि असली और नकली कौन। वो आते हैं सिक्योरिटी में, आते चले जाते हैं, एक बार किसानों से मिले तो सही, तो किसान उनको बताएंगे भी नकली और असली किसान की पहचान क्या होती है। वो जिस थाली में खाते हैं वो रोटी किसान के घर से आती है, उनको उस रोटी का भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये इसकी बहुत बड़ी निंदा करती हूँ जो बयान देते हैं। इन्होंने ये केवल और केवल किसानों को उकसाने का काम करा था कि हम किसान महापंचायत करेंगे। ऐसे नाजुक दौर में समझदार अगर कोई इस पद पे होता तो वो यही कहते कि नहीं, इस वक्त किसान गुस्से में हैं, पहले हम उन्हें ठंडा करेंगे, उसके बाद हम ये महापंचायत करेंगे। अभी जैसे कैमरा में पूरा विवाद हुआ, उसके बाद देर शाम हरियाणा के सीएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और दूसरे दिन भी लगातार उन्होंने अपने बयान को दोहराया कि वो वहाँ पर पहुँचने वाले किसानों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर उस प्रोग्राम को सुना। अब
खट्टर साहब को कहाँ नजर आया कि वहाँ पर किसान बैठा था? देखिए, ये शुरू से ही झूठ बोलते हैं और बीजेपी का हिस्सा खट्टर साहब हैं। हमारे जब प्रधानमंत्री इतने झूठ बोल के गायब हो जाते हैं तो ये तो इन्होंने तो बहुत छोटी झूठ बोली है। मुझे तो ना तो वो तादाद दिखाई दी, आप ही जैसे एक भाई ने कोई लाइव दिखाया था, मुझे कोई किसानों की वहाँ पे बड़ी मात्रा में तादाद नहीं दिखाई दी। और फिर खट्टर साहब वहाँ उतरे भी नहीं, और इतनी तादाद से तो इन्हें डर किस चीज़ का था, आके करते मीटिंग। फिर वो कहते हैं कि हमारे भाषण एक भी लाइव वो भाषण सुना दें तो हरियाणा की जनता उन्हें सच्चा मान जाएगी। वो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अगर आप उनका स्पीच सुनते तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जिस चीज़ के लिए मना करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं, हर बात का जिक्र उन्होंने बड़े आराम से इस चीज़ में किया है कि पहले छोटे तौर तरीके पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, अब बड़े तरीके से हो जाएगा, यानी कि अब आप लोगों को बड़ा नुकसान होया करेगा। तो सीधे तौर पे इनका ये है, जो भी उनके बयान है, अभी उप मुख्यमंत्री का भी बयान था कि ये नहीं टूटेगी सरकार, यानी कि इनकी मंशा केवल है कि हम धड़ल्ले से चला के दिखाएंगे और हम किसानों का यूं ही नुकसान करेंगे और हम सरकार पे काबिज रहेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कहते हैं कि आप कितने दिन तक, लेकिन बनाने वाली तो जनता जनार्दन है। यदि आप लोग भी इसी घरों में से निकल के आज इस गद्दी तक पहुँचे हो तो ये कि बहुत बड़ा विश्वासघात जो लोगों के साथ हुआ है उसका, चाहे ये विरोध कहें चाहे ये कहें कि ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, तो क्या लोकतंत्र में इस तरीके से बिल लाने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वहीं पे सवाल आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान के ऊपर ये कमेटी बिठाई है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सरकार से सवाल करते कि क्या आपने ये बिल लाते वक्त किसानों से पूछा था? क्या आपने ये बिल लाते वक्त अपने पार्लियामेंट में बहस करवाई थी? क्या आपने वोटिंग करवाई थी? क्या वो इतना नाजुक समय नहीं था कि जब कोविड के टाइम में सब अपने घरों में तकलीफ में बैठे थे, उन्होंने कभी सवाल किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी उन बिहार के जो हमारे मजदूर दिल्ली से पलायन होके पैदल गए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी उनकी सुध ली? तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कल के उनके जो होल्ड पे रखने की बात है, ये उसकी बात से। अभी आईएनएलडी एक ऐसी पहली पार्टी है जिसके विधायक की तरफ से किसान हित को देखते हुए इस्तीफा दिया गया है। ऐसे इतने इस समय के बीच में एक तरीके का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक आईएनएलडी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने खेला है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे इस्तीफे को? क्योंकि उन्होंने पहले ही कमिटमेंट की थी कि उन्हें जब भी लगा कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा तो वो अपनी कुर्सी त्याग देंगे। ठीक ऐसा ही ताऊ देवीलाल ने भी कभी किया था जब उन्होंने डिप्टी पीएम की कुर्सी ठुकरा दी थी। देखिए, ये मैं आपको एक बात कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का धन्यवाद करूँगी कि किसानों के फेवर में उन्होंने त्याग पत्र दिया। वहीं ये कोई भी उनका, ये जब हम टीकरी बॉर्डर भी गए थे तब भी उनका ये सख्त आदेश थे कि पार्टी का नाम लेके नहीं, हम किसान के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। तो कई अगर कोई सोचे कि ये राजनीतिक उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने भावनात्मक तरीके से। आपने एक बात देखी होगी कि भाई साहब के पीछे लगता है अभय ही सत्य है, लगता है। इसी तरीके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पीछे लगता था ताऊ। ये जो जन भावना होती है ये नाम पैदा करती है। ये कोई इंसान, मैं आज नहीं लगा सकती अपने पीछे, ये जो भावना होती है लोगों की वो लगाती है। अबे भाई साहब ने बैठे बैठे, हालांकि उन्होंने तो पहले दिन ही, कोई कहते हैं कि पहले दिन क्यों नहीं दिया, पहले दिन ही उन्होंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन उनकी आदत है कि वो पार्टी से सलाह मशवरा करें। तो पार्टी के सदस्यों ने ये मशवरा दिया कि जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको बनाया, हमें पहले उनसे पूछना चाहिए, और जो कि मैं मानती हूँ बिल्कुल सही बात थी। तो भाई साहब ने वही किया, उन्होंने पहले पूछा, और हर गाँव में से, क्योंकि हम सब किसान से जुड़े हैं, हर गाँव में से एक दिल से आवाज़ निकली कि आप एक बार इस्तीफा दो, आपको डबल वोटों से जिताएंगे। क्यों? कि आपने जो बोला आपने वो किया है। तो वो जो सत्य नाम पीछे लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। दूसरी बात, वहीं मैं ये कहना चाहूँगी, मैं तो बल्कि हर एमएलए से कहना चाहूँगी कि जैसे एकमात्र
अभय सिंह जी चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही एमएलए, उन्होंने इस्तीफा देने की पहल की है। ये राजनीति से ऊपर उठ के बहुत बड़े लेवल की बात की है उन्होंने अपने किसानों की भावनाओं को समझे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी भी यही करते थे, तो उन्होंने उनका अनुसरण किया है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और वहीं हर एक एमएलए का मैं कहती हूँ, क्योंकि आपके भी क्षेत्र के लोग किसान हैं, आपको भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मैं आप ही का एक इंटरव्यू देख रही थी, हमारे डबवाली के एमएलए आपके साथ थे बॉर्डर पे, तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगी, ये गुजारिश करूंगी। मैंने उनकी पत्नी का भी इंटरव्यू देखा था, उनकी मुझे भावना लगी कि किसानों के प्रति वो इसीलिए वहाँ पहुँचे थे। तो मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस की तरफ से क्यों ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्यों ना वो भी इस्तीफे की पहल करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे इलाके के किसानों से भी कहना चाहूँगी, वो उनसे रिक्वेस्ट करें और जाके इस्तीफे की मांग करें। और ना केवल यहाँ, हर एक विधानसभा क्षेत्र के जो किसान बॉर्डर नहीं गए हुए हैं, वो अपना एक दायित्व समझते हुए अपने अपने एमएलए के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप इस्तीफा दें। आपको लगता है हरियाणा में ऐसा पहला चौटाला ही ऐसा गांव है जिसने एक साथ विधानसभा को 5 विधायक दिए हैं? आपको लगता है कि चौटाला गांव से जब इतनी बड़ी हरियाणा के आखिरी कोने से शुरुआत हुई, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, बाकी के 4 विधायकों को भी इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद पूरे हरियाणा में एक मैसेज आएगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी। मैं जो माननीय आदरणीय मेरे जो चाचा जी हैं, रणजीत चाचा जी, मैं कहूँगी कि यदि वो इस बात को कहें तो सरकार हिल जाएगी, क्योंकि आज वो एक पावर मिनिस्टर है वहाँ पे। अगर वो जोर दे के कहें तो मैं मान ही नहीं सकती कि सरकार इस चीज़ को ना माने, उनको गिरने का खतरा रहेगा। अगर डिप्टी सीएम दुष्यंत इस बात को कहे कि हम किसानों के साथ हैं, और जो वो ऊपर से कह रहे हैं, यदि सही मायने में अगर वो किसानों के साथ कहें तो सरकार की कोई औकात नहीं कि वो ना माने। मगर अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने ये कहा है कि जेजेपी और बीजेपी की जोड़ी बेजोड़ है, इन्हें टूटेगी। चाहे कोई भी सपने दिन में ले रहा है, रात को ले रहा है, वो लेते रहिए, हमारी सरकार बड़े अच्छे तरीके से 5 साल चलेगी। इन सब के बीच में दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है, सीएम साहब ने भी कहा है, और तो और सभी निर्दलीय विधायकों के साथ इन विधायकों की सीएम साहब से मीटिंग करवाने वाले लंच डिप्लोमेसी में मुख्य हीरो थे हरियाणा के ही ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी। सब खेल कैसे हो रहा है? इस बीच में ये मीटिंगें हो रही है और ये पावर, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन रात ही दिखाया दोनों ने, सीएम डिप्टी सीएम ने, कि ये भाई जोड़ी टूटेगी नहीं। देखिए, मैं आपको ना इन सब के बीच में एक बहुत पुराना उदाहरण देना चाहूँगी कि ये मुझे भी कई मतलब आके बोले कि जी क्या करें, इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया और ये उस घमंड में है। तो मैं उन्हें एक ही जवाब देती हूँ कि देखो, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन आज तक तीर लगते हैं, आज तक रावण को खड़ा करके। उसका कारण क्या? उसका कारण यही था कि उन्होंने ऐसा कर्म कर दिया कि जो आज तक हिंदुस्तान ने माफ़ नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूँगी मेरे पारिवारिक सदस्यों से, जिन्होंने कहीं ना कहीं दादाजी की फ़ोटो लगा के ये विधानसभा तक पहुँच गए और जो उप मुख्यमंत्री तक, कि कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास आपको, पीढ़ियाँ आपको माफ़ ना करें। आप चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, आज उनको लोग परमात्मा की तरह घर में फ़ोटो लगा के अगरबत्ती करते देखा है मैंने लोगों को, क्योंकि वो उनके कर्म थे, उन्होंने लोगों के लिए इतना अच्छा किया। तो आप उस पाप के भागीदार ना बने। मेरी फिर उनसे ये प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द अपने इस्तीफों की घोषणा करें। अभी हरियाणा में जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला के इस इस्तीफे के बाद एक तरीके के मास्टर स्ट्रोक में जेजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अगर सरकार का साथ छोड़ते हैं तो सत्ता जाती है, अगर सत्ता में रहते हैं तो किसान नाराज हैं। ऐसे में जेजेपी करे तो करे क्या? दूसरा है ताऊ देवीलाल के वंशज को आगे बढ़ाना। वो कहते हैं कि असली विरासत के जिम्मेवारी या फिर हकदार हैं वो जेजेपी है, लेकिन अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि ताऊ देवीलाल की विरासत को बचाने में सबसे अहम योगदान आईएनएलडी का है और उन्होंने उसको निभाया है। बिल्कुल, ये देखो, आपने एक देखा होगा कि जो पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है वो पेड़ सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं जेजेपी वो पेड़ है जिसने अपनी जड़ छोड़ दी। हमारी जड़ें आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से जुड़ी हैं, और वो जड़ें इतनी नीची हैं कि उन्होंने आईएनएलडी नाम का एक पौधा हमें लगा के दिया। हमारा आज फर्ज बनता है हम उस पौधे को सींचे, जो कि अभय सिंह चौटाला जी ने
बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस्तीफे की घोषणा की है, घोषणा नहीं, वो दिल से चाहते थे, वो पहले दिन से ही चाहते थे कि मैं तो किसानों के साथ हूँ। बोले मेरे दादा हमेशा किसानों के साथ था और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ये पद आनी जानी चीज़ है और हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं और एमएलए एक बहुत कोई बड़ी वो नहीं उनके लिए चीज़ कि वो एमएलए बनाया किसने? किसानों ने। वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो उनके साथ हैं। और वहीं अगर मैं बीच में एक आपको बात और बताना चाहूँगी कि पिछले दो साल पहले एक सर्वे हुआ था किसानों को लेके, तो किसान जो है, किसानों को 45 लाख करोड़ का किसानों को घाटा हुआ है। तो मतलब उस चीज़ को लेके जब 2 साल पहले के ये आंकड़े हैं तो अब तो बड़े हैं, और जब ये बिल लागू हो जाएंगे तो किसान तो बिल्कुल भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो मैं फिर से कहूँगी कि किसान के साथ खड़े हुए 90 की 90 विधानसभा जो हमारे हरियाणा की, कम से कम ना केवल हरियाणा, मैं तो कहूँगी पूरे हिंदुस्तान में ये एक परंपरा चलनी चाहिए कि इस्तीफों की जड़ी लग जानी चाहिए और इसके बाद सभी आके एक निर्णय लें कि हम ऐसे लोगों को सत्ता पे काबिज नहीं होने देंगे जो कि जन विरोधी है। मैं किसान विरोधी नहीं कहूँगी। आप देखें, टीचर्स की बात लें, छोटे से छोटे दुकानदार से लेके व्यापार से लेके हर जगह हम, मतलब आप बेचने लगे हो तो आप सांस तो ले लो, लगातार बेचे जा रहे हो। जैसे कि इनको खुद को पता कि दोबारा नहीं आएंगे। रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, अब पावर भी हमारी बिक रही है। आपको पता ही होगा अडानी के बहुत से पहले गोडाउन्स बनते हैं और उसके बाद ये बिल लागू होते हैं। गुलाम तो हमें पहले कर चुके हैं। अब ये या तो ये कह दें कि ये गोदाम तोड़ दो यहाँ से और उसके बाद होल्ड पे कर देते हैं तो मान जाएगा किसान। पहले इन्हें गोदाम तोड़वाओ और उसके बाद चाहे होल्ड पे रख दो, ये जो आपका फैसला है, तो भी हम मान लें। लेकिन कैसे मान लें जब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है? तो ये कुल मिला के मैं ये कहूँगी पूरे हिंदुस्तान से कि हमें सबको एक आवाज़ में वो आवाज़ उठानी चाहिए कि हम इन कानूनों को वापस करा के ही वापस अपने किसान भाइयों को घर लेके आएंगे। मगर इन सब के बीच में अभी कुछ ही घंटों का वक्त निकला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की रणनीति शुरू हुई है और किसान संगठन लगातार तालमेल कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे। मगर 4 कमेटी में आपको लगता 5वां सदस्य भी एक और जोड़ देना चाहिए था, वो होते हरियाणा के सीएम खट्टर, जिन्हें बड़ी खुशी हो रही है। वो बहुत खुश हैं कि मैं स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और वो एक बस इतनी बात में बात खत्म कर रहे हैं कि किसान लौट जाएं, बस लौट जाएं बस। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, वो उनका सिर्फ मंशा किसानों की समस्या को मिटाना नहीं है, उनको बस खुशी इस चीज़ की है कि वो फटाफट ये किसान अपने घरों को जाएं और फिर हम फटाफट से 2 महीने के अंदर ये बिल लागू कर देंगे। मैं तो कहती हूँ अडानी और अंबानी को भी कमेटी में शामिल कर लेना चाहिए ताकि फिर पूरा खुल के तो दिखे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, हमें थोड़ी समझ आ जाए और अच्छे से। अभी खुद ही सीएम खट्टर साहब कहते हैं कि वो नकली किसान थे। आपको लगता है सर्टिफिकेट बनाने वाला काम भी सरकार को शुरू करना चाहिए? एक असली किसान कौन है, नकली किसान कौन? नहीं, इन्होंने कर रखा है, इन्होंने आधार से हमें लिंक कर रखा है, तो ये अपने आधार संभाल लें, आधार कार्ड, ये वोटिंग करा लें। और मैं तो ये कहती हूँ बल्कि इनको एक ना खुला मंच रखना चाहिए, उस मंच पे सारे एमपीज बैठा लेने चाहिए। जो ये दबी जुबान में कहते हैं हम किसानों के साथ हैं और वहाँ जाके बोलते नहीं, सबकी पोल सामने आ जाएगी। मैं कहती हूँ पूरी मीडिया के सामने एक बहुत बड़े मंच होना चाहिए, सामने हमारे किसान भाई बैठे होने चाहिए, क्योंकि किसान आज तक आंदोलन करें, चाहे किसानों में से कुछ चुनिंदा हमारे जो मेन है वो ले जाएं और फिर ये मीटिंग कराएं और फिर वोटिंग कराएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये होना चाहिए। जेजेपी जिस बात को लेकर चुनाव में जनाधार बना वो था किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा, कि वो कहते थे कि हम ताऊ देवीलाल के वंशज हैं और किसान हित में सब कुछ करेंगे। अब तक भी डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर कहीं किसान पर आंच आई तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अजय सिंह चौटाला ने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया है कि किसान गलत है, अब किसानों को अपनी जिद छोड़ के इसमें संशोधन ही करवाना चाहिए, जो कानून बनते हैं वो कभी टूटा नहीं करते। आपको लगता है कि जेजेपी सही न्याय कर रही है किसानों के साथ? देखिए, जेजेपी ने पहले दिन से ही गलत किया, क्योंकि जेजेपी को किसानों के दादाजी का जो ये कह रहे थे कि मैं दूसरा रूप हूँ, उस पे वोट मिलने के बजाय इनको मिले एंटी बीजेपी, वरना जेजेपी को इतने वोट नहीं मिलते, क्योंकि अगर किसानों के वोट तो आईएनएलडी को ही आते, इनको एंटी बीजेपी वोट मिले थे। और वहाँ इन्होंने दादाजी का एक बहुत बड़ा, अभी भी मैं जब बड़ौदा इलेक्शन से तब भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का बहुत बड़ा फोटो लगा रखा है। इनकी गति नहीं है उनके बिना। हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल
के बिना गति नहीं होनी थी इनकी। इन्होंने उसका एक लोगों की भावना का कैश करके और उनको बेच दिया ले जाके। तो जेजेपी आज आप देखते होंगे दुष्यंत की खिलाफत ज़्यादा है। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना समझा था। उनको ये उम्मीद थी कि जैसे चौधरी देवीलाल कुर्सी को ठोकर मार देते थे वैसे उनको उम्मीद दुष्यंत से थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। अभी आप पिताजी के जो बयान आए थे, आज सारे ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का डिसीजन सही था, क्योंकि उनको परख है, वो राजनीतिक समझ के उन्होंने परिवार देखना होता तो वो पोतों को देखते, लेकिन उन्होंने पार्टी देखी, वो जिए पार्टी के लिए। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मेरी पार्टी को मेरे जो अपने जो यहाँ हरियाणा में लोग खड़े इनको नुकसान है अगर मैं नहीं निकालता हूँ तो इनको, इसलिए उन्होंने निकाला था। ऐसी बात नहीं है कि वो उनको पोते गंदे लगते थे, पोते तो सबको अच्छे लगते हैं। आखिरी सवाल अब सुनैना जी, अब INLD की आगे की रणनीति क्या है? अभी अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो गांव-गांव जाएंगे, हालांकि उन्होंने शुरू भी कर दिया अपना प्रोग्राम। क्या रणनीति रहेगी इस किसान आंदोलन को लेकर? किसानों के बीच रहेंगे आप, क्या स्टैंड कर? जी बिल्कुल, अभी भाई साहब के आदेश हैं कि हम जैसे अभी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से और हिसार होते होते वो गए हैं, अब वो 15 तारीख को अम्बाला, करनाल, कैथल उधर से पूरा ट्रैक्टर मार्च लेके बॉर्डर पहुंचेंगे। इसी तरीके से हरियाणा के हर कोने कोने में जाके पहले किसानों को वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ बॉर्डर पे, उसके बाद महिलाओं का जो कार्य होगा वो यही होगा कि हम आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट रखें, जिसको कोई समस्या हो हम उनके घरों में जाके उनकी मदद करें। दूसरी बात, यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम अपने बच्चों को लेके घरों पे ताला लगा के हम भी दिल्ली कूच करेंगे। बहुत शुक्रिया जी बातचीत में। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ INLD की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए और खास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस 4 सदस्यीय कमेटी के उन तमाम लोगों के बारे में उन्होंने बताया है और उन्होंने बहुत गहराई के साथ पूरा रिव्यू करके ये रिपोर्ट उन्होंने बताई है कि किस तरीके से ये कानूनों पर होल्ड लगाना कितना सही होगा या इसके बाद आगे का अल्टीमेटम क्या रहेगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं जेजेपी और तमाम विधायकों के लिए एक चिंता बढ़ा दी है कि अब हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसानों को, आम जनता को अपने अपने विधायकों से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला उस MLA को किसान ही था, आम जनता थी, ना कि वो खुद प्रमोट हुए थे। निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को 4 सदस्यीय कमेटी का नाम क्या सरकार की तरफ से सुजेस्ट किया गया था या कोर्ट ने खुद ही इस बात को जरूरी समझा कि 4 लोग यही हो सकते हैं? किसी किसान को उसके अंदर कमेटी में क्यों नहीं लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल, कोर्ट ने खुद कहा है कि दुनिया की कोई ताकत इस कमेटी को रोक नहीं सकती है, वो खुद ही डीपली ग्राउंड पे इनके महत्व को समझेगी, तमाम कानूनों के, उसमें बुरा और भला क्या है। लेकिन इन सब के बीच में किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। देश में अभी भी 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर किसानों की जंग जारी है।